Welcome to this series on 50 years of Indian emergency of 1975, in depth and in person. The person we have got today is Mr. Ram Sharan Joshi, senior journalist and an activist those days in 75, especially with the bonded labor sector. His report on bonded labor sector had created a flood in those days in 70s, and Joshiji has described that he was about to be arrested under MISA during the period, but some officers and others uh, helped him. He had enough goodwill to avoid arrest and be out of jail. Joshiji, welcome back. Thank you. Welcome. And Namaste. नमस्ते. एंड हम शुरुआत करते हैं. आपको मिसा का अंडर अरेस्ट करना था इमरजेंसी का टाइम पे. ये कैसे कैसे सिचुएशन हो गया था? बता रहा हूँ. मैं 1972 में एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था ऑल इंडिया रिवोल्यूशनरी यूथ फेडरेशन, और उसका मैं बाकायदा इलेक्टेड प्रेसिडेंट था. और ये अब कह सकते हैं कि काफी हद तक एमएल के जो अल्ट्रा राइट थे उस जमाने में, उसका थोड़ा सा इसमें काफी लोग थे सपोर्ट थे डायरेक्ट, और मैं उसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट था. और लेकिन मेरे कुछ काफी डिफरेंसेज जो है, मैं फिर बाद में सीपीएम में चला गया. लेकिन चूंकि मैं यूथ फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, तो इससे जाहिर है कि सरकार ने मुझ पर कबड्डी काफी नजर रखी और यूथ फेडरेशन को बैन कर दिया गया था. और इस नाते सरकार ने मेरे खिलाफ एक जिसे बोलते हैं मीज़ा वारंट वो जारी किया, और मेरा जो घर था उस पर भी थोड़ी रेड हुई. लेकिन हुआ ये कि मैं उस समय कुछ समय से मैं डॉक्टर बी.डी. शर्मा उस समय के बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट थी, और ट्राइबल्स में और बॉन्डेड लेबर में उनका काफी था. तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट ये था कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ट्राइबल, बस्तर एक केस स्टडी. यानी बेलर जिला में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हो गया था, और उसका इम्पैक्ट वहां के ट्राइबल की इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी पर क्या पड़ा, इसका स्टडी करने का एक प्रोजेक्ट मेरे पास था. अब जब मीसा वारंट इशू हो गया तो दिक्कत हुई. तो मैंने कहा कि जब मेरे घर पर रेड पड़ी, तो मैंने अगले दिन उसी दिन शाम को डॉक्टर बी.डी. शर्मा से बात की. भाई देखिए, अब तो मैं, क्योंकि अभी पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकी, मैं और कहीं था, कभी हो सकता. तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, डोंट वरी, मैं इसको देखता हूँ. तो डॉक्टर बी.डी. शर्मा ने फिर उस समय अक्सर साहब से, जो कि वाइस चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, उनसे बात की. उसके उस समय के एक और अच्छे बड़े लेफ्ट ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेट थे, वी.एम. युगांधर, जो बाद में नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री के वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने. इन सब लोगों से उन्होंने आपस में बात की, और फिर बाद में उस समय के जो थे होम स्टेट मिनिस्टर ओम मेहता, उनके सामने बात की कि सब इनको अरेस्ट ना किया जाए, और ये जो मीसा वारंट जारी हुआ है उसे वापस ले लिया जाए. लेकिन हुआ ये कि स्टेट होम मिनिस्टर ने कहा कि हम वारंट एक बार जो इश्यू हो गया है कोई गिरफ्तारी का, वो तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन यह है कि वी विल केप्ट इन अवेयरनेस, और हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारी सर्वेलेंस में, हमारी निगरानी में ये रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहें, ये हम पर इनकी नजर रहेगी. तो उन्होंने कहा कि अभी बस्तर में काम कर रहे हैं, दंतेवाड़ा में. उन्होंने कहा ठीक है, उनको काम करने दीजिए. जिस दिन लगा कि इनको वहां से निकालना है और कोई ऐसी जरूरत पड़ी, तो जाहिर है कि हम इन्हें फिर वहां से निकालेंगे और गिरफ्तार करेंगे. तो उन्होंने कहा कि ठीक है. तो मुझसे कहा उन्होंने, यही जितने भी जो टॉप ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कहा कि ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई है होम मिनिस्टर के साथ, और जाहिर है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को भी इन्फॉर्म किया होगा, क्योंकि तो
क्योंकि बाद में शाह कमीशन में भी मेरा मामला उठा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम इनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, इनको हम काम करने दे रहे हैं बॉन्डेड लेबर पर और ट्राइबल्स पर। तो और इसके बाद इसका मतलब ये आपको मिसा मिसा अरेस्ट अवॉइड करने के लिए आपको बस्तर भेजा गया। Am I right? नहीं, ये भेजा नहीं। मैं पहले से एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, और लेकिन जब मीसा एकदम से फिर मुझे भेज दिया गया। ये बात सही है कि मीसा वारंट इशू हो चुका था, और इसके बाद को बचाने के लिए फिर मुझे दिल्ली से बाहर भेजा गया। ये बात सही है। यानी, और वहां के कलेक्टर, उस समय कलेक्टर थे प्रदीप बैजल, जिनके छोटे भाई बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बने। उनको साफ साफ बता दिया गया था, और वहाँ की जो पुलिस है, एसपी, ये सबको बतला दिया गया था कि ये हमारी निगरानी में है, इन पे निगरानी रखी जाए, लेकिन जो ये रिसर्च का काम कर रहे हैं इन्हें करने दें। लेकिन जैसे ही लगे कि कुछ गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं या वायलेंस प्रीच कर रहे हैं, तो इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो मैं वहां गया और जगदलपुर में कलेक्टर मिस्टर प्रदीप बैजल से मिला कि भाई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास आपकी सारी जानकारी आ गई है, और जैसा है आपको शांतिपूर्वक काम करना होगा। अगर मान लीजिए ऐसी रिपोर्ट आई कि कहीं आप लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, पहला डेला जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है बस्तर की, वहां कर रहे हैं, तो फिर आपको हम बाहर नहीं रहने देंगे, और आपको हम या गिरफ्तार कर लेंगे या बस्तर से बाहर कर देंगे। जी, इसका मतलब ये है कि आपको एक तरफ से दिल्ली से पूरा बस्तर भेज दिया, और बस्तर में बोला गया कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, और आप सिर्फ रिसर्च करते रहे। और वहाँ की जो लोकल पुलिस है और एसडीएम है, उस समय एसडीएम थे संजीव दुग्गल, वो भी आईएएस ऑफिसर थे, दिल्ली के थे। उनको भी बता दिया गया था कि इन पर नजर रखी जाए। तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं संजीव दुग्गल को मिला करता था, उनके बंगले पर बातचीत होती थी। अच्छे आदमी थे, और काफी लिबरल माइंडेड थे वो। तो जानते, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुसा, आप कुछ हमारे, यानी आप वहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट, क्योंकि उस समय बेला जिला में उस समय इंटक और एटक, ये जो ट्रेड यूनियन थी, बहुत वो पावरफुल थी, और वो स्ट्राइक कर चुकी थी सरकार के खिलाफ। तो अब उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप यूनियन के नेताओं से नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस मेरे पास थी, इनफॉर्मली बतला दी गई थी कि भाई ये तो आपको इस इंस्ट्रक्शन के साथ काम करना पड़ेगा। ओके, उसका मतलब सब पॉलिटिकल एक्टिविटी गवर्नमेंट बैन किया था उस समय। हाँ, वो तो पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो तो क्योंकि वो तो इमरजेंसी जो लगी थी, उसके 10-15 दिन के बाद मैं यहाँ से गया। और उससे पहले मैंने आपको जैसा कि बताया कि उस समय मैं राउज एवेन्यू में एक किसी प्यून के सबलेटिंग में रहता था। तो वो घर रेड भी हुआ, पुलिस भी आई। मैं उस समय घर में मेरे वो सामान जरूर लेके गए, किताबें और जो डॉक्यूमेंट थे, लेकिन मैं था नहीं, इसलिए गिरफ्तारी से बच चुका, बच सका। लेकिन ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, निश्चित ही उस पर पाबंदी लगी। और चाहे वो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक, क्योंकि अल्ट्रा रैप का रहा, फिर लेकिन बाद में मैं सीपीएम में आया। कुछ मतभेद हो गए थे अल्ट्रा रैप के नेताओं के साथ मेरे, कुछ बेसिक इश्यूज को लेकर के, कि जैसे मैंने चाइनीज चेयरमैन और चेयरमैन मैं नहीं मानता। मैंने कि नहीं, चेयरमैन होगा तुम्हारी देश का होगा। मैं इंडिविजुअल एनिलेशन के बहुत खिलाफ था। सोशल इंपीरियलिज्म जैसा को मैंने सब चीजें लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि सोशल इंपीरियलिज्म, मैं रूस को सोशल इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिस्ट कंट्री नहीं मानता हूँ। तो मैंने कहा मैं चाइनीज लाइन को तोड़ने का, जो अगर इस देश में कभी कोई क्रांति आती है, तो भारत के जो कल्चरल, हिस्टोरिकल, सोशल जो बैकग्राउंड है, उसमें उसको ही सामने रखते रहूंगा। और यहाँ के का आदमी जो है,
चेयरमैन होगा। तो इससे डिफरेंसेस पैदा हो। बाद में मैं सीपीएम, लेकिन वहां भी मैंने ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज की, सीपीएम के अंदर भी लाल झंडा यूनियन एक हुआ करती थी, आज भी है, मैं उसका पॉलिटिकल सेक्रेटरी था। लेकिन चूंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो उसको बैन किया था इंदिरा जी ने, और इंदिरा जी क्या करेंगे उस समय, तो मैं उसका प्रेसिडेंट था, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो वो चीज, वो बैकग्राउंड मेरे पीछे चल रहा था, बैकग्राउंड वाज डॉगिंग मी एवरीवेयर। ओके, आप उस समय में मीडिया में नहीं था, मीडिया का रोल क्या था? पूरा सेंसरशिप था। मीडिया का रोल, उस समय का मीडिया का रोल के बारे में आप क्या अभी क्या बोल सकते हैं? अभी आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। मीडिया, मैंने इस पर काफी लिखा है, बड़े एक्सटेंसिवली लिखा है मीडिया के रोल का, और खासतौर से लैंग्वेज मीडिया का, क्योंकि मैं बेसिकली लैंग्वेज मीडिया का आदमी हूँ, यानी हिंदी का। तो देखिए, जो मेनलैंड यानी हिंदी हार्टलैंड के मीडिया ने अपने सबसे पहले, तो वो लोग इमरजेंसी से पहले जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति थी उसको बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, जबरदस्त ढंग से सपोर्ट करते थे। और आपको शायद याद होगा, बिहार में जब मुशर्री आंदोलन चला, जो जयप्रकाश जी ने शुरू किया, उससे पहले अहमदाबाद में भारत नव निर्माण आंदोलन चला, जो अहमदाबाद में, जो उसको सबने मतलब मीडिया के जो लोग थे, खासतौर से उससे हम लोग प्रेस बोलते थे, मीडिया नहीं बोलते थे, मीडिया शब्द तो बाद में आया। तो उस समय खासतौर से हिंदी का जो अखबार थे, पत्रिका, वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ ये इंदिरा जी, क्योंकि उस समय आपको शायद याद, उस समय के यंगस्टर्स जिसमें चंद्रशेखर, मोहन धारिया और कृष्णकांत, ये जो सोशलिस्ट ब्लॉक था कांग्रेस के अंदर, वो काफी एंटी था, हो गया था इंदिरा जी, क्योंकि इंदिरा जी की कुछ बातों को जाहिर है कि इंडो पाक वार जो हुआ 1971 और बांग्लादेश बनने के बाद, उसमें एक इंदिरा जी ने कुछ कदम ऐसे उठाए कि अनपॉपुलर भी वो हुई। उन्होंने कुछ नागरिक अधिकारों को कर्म करने की भी कोशिश की, क्योंकि ये जो शुरू हुआ ना, ये संपूर्ण क्रांति, उसको रिप्रेस करने की तो उन्होंने कोशिश की, इसमें कोई, लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये थी कि इंदिरा जी के खिलाफ तो सब थे, और इसके बाद जब वो इंदिरा गांधी के चुनाव, जब वो उनके खिलाफ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, उसके बाद तो फिर काफी जबरदस्त हुआ, और उनसे मांग की कि आप इस्तीफा दीजिए। इंदिरा जी ने इस्तीफा नहीं दिया। ये सब जानते हैं कि भाई कैसे हुआ। मिस्टर उस समय सिन्हा कोई जज थे, सिन्हा साहब, उन्होंने दिया, और उसमें, लेकिन जो नागरिक अधिकार से, आप तो जानते हैं, इमरजेंसी के जो प्रोविजन के तहत जो इंटरनल इमरजेंसी लगती है, उसमें आपके जो नागरिक अधिकार हैं वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। और जो सेंसरशिप जिसका आप बात पूछ रहे थे, उसमें बाकायदा एक सेंसरशिप हुआ करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, शास्त्री भवन में एक लोग बैठा करते थे, और उस समय के अखबारों को खासतौर से एडिटोरियल और एडिट पेज के जो संपादकीय आर्टिकल थे, एडिटोरियल आर्टिकल, उस पर काफी नजर रहती थी, और क्लियर भी करवाना पड़ता था। ये भी बात सही है, लेकिन कुछ उस समय एक दो ऐसे भी अखबार हो जिन्होंने डिफाई भी किया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस। और उस समय इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, जहां तक मुझे, कुलदीप नैयर थे, और उस समय के जो मालिक थे गोयनका साहब, उन्होंने चुकने से मना कर दिया। उन पर भी रेड हुई, उनके घर पर, उनके उस पर काफी वो हुआ, लेकिन, और कुलदीप नैयर तो 3 महीने के लिए गिरफ्तार भी हुए कुछ सब। लेकिन इसके साथ साथ जैसे इंग्लिश में हमारे कुछ लोग थे, जैसे निखिल चक्रवर्ती, वो अड़े रहे, उन्होंने विरोध किया लगातार करते। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, क्योंकि बेसिकली एकेडमिक मैगजीन थी बॉम्बे से जो निकला करती थी, आज भी है, वो भी काफी तरीके से काम करती रही। लेकिन इसके साथ, लेकिन हुआ ये कि जो मीडिया था, यानी प्रेस थी,
वो पहले जो संपूर्ण क्रांति को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसके बाद इमरजेंसी लगने के 2-4 दिन 5 दिन के बाद उन्होंने अपना पूरा टोला बदल लिया और धीरे धीरे, चाहे वो नवारे टाइम्स हो या दैनिक हिंदुस्तान हो या राजस्थान पत्रिका हो, इन सब ने इमरजेंसी का सपोर्ट किया। और उस समय शायद याद दिला दूं, 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा जी के थे, इंदिरा जी, और 5 पॉइंट प्रोग्राम इसके थे संजय गांधी के। तो 25 पॉइंट 25 प्रोग्राम्स का, जिसमें एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, आपका ऋण मुक्ति, कई अच्छे भी उसमें बातें थी। और उसका फिर एकदम से जब वो रेडियो हो या टेलीविजन हो और चाहे अखबार हो, उसका पूरा एक राग अलापने लगे, बस को सपोर्ट करने लगे। उस समय कोई प्राइवेट मीडिया तो टेलीविजन तो था नहीं, उस समय तो दूरदर्शन और इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो और इसके बाद न्यूज़पेपर। तो अखबारों ने, खासतौर से मैं हिंदी के अखबार को जानता हूँ, उन्होंने तुरंत ही अपना टोला बदला, मतलब साइड बदल ली, और दे स्टार्टेड प्रेजिंग द इमरजेंसी, द गुड पॉइंट्स ऑफ द इमरजेंसी। एंड तो आप बोल रहे हैं, अब आपने शुरुआत किया कि अभी अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, ऐसे अभी का रोज रजीम को गुण गा रहे हैं मीडिया, तो ऐसे हो गया था उस समय भी? नहीं, उस समय कुछ लोगों ने, आज का जो देखिए, आज उस समय था प्रिंट मीडिया पावरफुल, आज प्रिंट से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल ये और सोशल मीडिया ये पावरफुल थे। उस जमाने में ये कुछ नहीं था, उस समय प्रिंट मीडिया ही सबसे ज्यादा पावरफुल था। और उसमें अब जैसे कि मुझे अच्छी तरह से याद है, इंदौर से एक अखबार, बड़ा पावरफुल अखबार था, नई दुनिया, आप जानते हैं, और उसके संपादक राजेंद्र माथुर, उन्होंने तो बड़ा स्टैंड लिया और इमरजेंसी के खिलाफ 5 या 7 एडिटोरियल्स लिखे, और वो गिरफ्तार होते होते बचे। उनको भी एक पुलिस ऑफिसर ने बचाया और उन्होंने कहा कि ठीक, इसके बाद मैं कोई खिलाफ नहीं लिखूंगा, लेकिन उन्होंने स्टैंड पूरा लिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे नवभारत टाइम्स है, हिंदुस्तान है, जो बड़े पेपर थे, जैसे हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान टाइम्स का था, नवभारत टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया का हिंदी एडिशन था। उस समय जनसत्ता नहीं निकली थी, तो इन लोगों ने तो मतलब इमरजेंसी को प्रेजी किया जी। फिर जोशी जी, जो इमरजेंसी के खिलाफ जो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज था, लोगों का प्रॉब्लम था, वो कैसे लोगों तक पहुंचाया था? देखिए, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज तो बहुत चली, इसमें कोई शक नहीं। उसमें देखिए, काफी लोग थे जो कमिटेड थे, 2 तरीके के कमिटेड लोग थे। एक तो जो ओवरग्राउंड कमिटेड लोग थे, वो तो सब गिरफ्तार हो गए, और उसमें जहां तक मुझे याद है कि उसमें समाजवादी लोग ज्यादा हुए, और उस समय जनसंघ हुआ करती थी, बीजेपी नहीं, और संघ और जनसंघ ये दोनों जयप्रकाश जी को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो एकदम से उनको, उनके लोग भी काफी गिरफ्तार हुए, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन अंडरग्राउंड जो एक्टिविटीज थी, वो जो अल्ट्रा लेफ्ट और लेफ्ट ने काफी चलाई, और वो में पैम्पलेट निकालना, आपके हैंडबिल निकालना और चुपचाप देना लोगों को, मैंने बस में बैठ के या साइकिल से या पूरी चीजों को, और या फिर गांव में जाकर के, छोटे टाउन्स में जाकर के लोगों को कनेक्ट करना। खास काम ये था कि बताना कि इमरजेंसी किस ढंग की है, किस तरीके के नागरिक अधिकार कुचले जा रहे हैं। इसलिए अंडरग्राउंड एक्टिविटीज बंद नहीं हुई थी, ये इसमें चलती रही, और उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी होते रहे। अब देखिए, आपको शायद याद कर दूं कि जॉर्ज फर्नांडिस शुरू में गिरफ्तार नहीं हुए थे, लेकिन बाद में गिरफ्तार हुए, तो वो भी एक अंडरग्राउंड एक्टिविटीज वो भी करते रहे, और उन पर कई तरीके के आरोप भी लगे, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज भी किया, ये सब जानते हैं आप। तो एक तो था जोशी जी, बड़ौदा डायनेमिक बड़ौदा, केस, डायनेमिक केस, उसको बोलते हैं बड़ौदा
हाँ, बड़ौदा डायनामिक केस है। डायनामाइट यस, केस। यस। जी वो डायनामिट बॉम्बे और बिहार में बहुत सारे जगह डायनामिट फटा था, उसका जी कोई इम्पैक्ट हो गया था मीडिया में या किसी जगह पे? नहीं नहीं, देखिए वो रिपोर्ट होती थी बिहार में जो विस्फोट रहते थे, या हमारे जॉर्ज साहब का जो उनका वो था, जो क्योंकि उस समय तो वो विशुद्ध सोशलिस्ट लीडर थे और बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे। सर 1974 के उनके रेलवे स्ट्राइक तो उससे तो इंदिरा गांधी की सरकार काफी हिल भी गई थी, क्योंकि मैंने तो खुद उसमें कहीं कहीं की थोड़ा बहुत एक्टिव रहे हम लोग। तो लेकिन जो बिहार में या दूसरी जगह जो थोड़ा बहुत जो छोटे मोटे विस्फोट होते रहे, होते वो मीडिया में छपता था, मतलब अखबारों में छपता था, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट प्रोमिनेंटली नहीं डिस्प्ले नहीं होता था। माने 4th पेज 6th पेज या अंदर अंदर डाल दिया 8वें पेज पर, इस ढंग से एक्टिव। इस लेकिन जो अंडरग्राउंड जो कोरियर होते थे, साथी लोग होते थे, वो जरूर बातें पहुंचा दिया करते थे। इससे लोग बात सब एक दूसरे से जुड़े रहे।